नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 24 अप्रैल 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो एडिटोरियल और आइडिया पेज से आए हैं, जो हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो देख लेते हैं। सबसे पहला आर्टिकल है फेयरवेल एंड वेलकम। अभी करंट आप देखोगे, आज 24 तारीख हो गई, तो जो 47वें 47th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया S.A. बोबडे जी वो रिटायर हो रहे हैं और दूसरी रिटायर हो चुके हैं कल 23 तारीख को। और आज नए जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया N.V. रमन्ना ये ओथ लेंगे प्रेसिडेंट के सामने, ठीक है, शपथ लेंगे। तो बेसिकली इस आर्टिकल में CJI फॉर्मर CJI हो गए वो बेसिकली ऐसे बोबडे जी, तो उनके टाइम पे क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई, कहाँ कहाँ पर उन्होंने अपनी तरफ से कुछ केसेस को बहुत जल्दी सलटाया, ख़त्म किया, और कुछ चीज़ें अभी भी पेंडिंग पड़ी हैं। तो थोड़ा सा क्रिटिकल इवैल्यूएशन है, जानेंगे इस आर्टिकल को। और दूसरा स्लिपिंग ऑन फास्ट ट्रैक, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे, पॉलिटिक्स है, कोविड-19 है, बिल्कुल काम का नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर ये इकोनॉमी अलर्ट, इसमें बताया है कि कोविड-19 सेकेंड वेव आ चुकी है, तो ऐसे में हमारे यहाँ पर कितनी मुश्किलें अब बढ़ने वाली है, क्योंकि एक तरफ कोविड-19 की वजह से बीमारी और उसकी वजह से लोगों की डेथ, उसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का रुकना, और दूसरी तरफ लाइवलीहुड के लिए जो फाइट है, जो डेली वेजेस अर्नर्स हैं उनके लिए कितनी मुश्किलें हो जाएंगी। तो इस आर्टिकल में बेसिकली बताया हुआ है कि शॉर्ट टर्म में अभी क्या करने की ज़रूरत है, एक बार देख लेंगे, लास्ट में थोड़ी सी फौरी तौर पे नज़र डाल लेंगे, ठीक है। ये आर्टिकल हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। इस आर्टिकल में इधर बताया हुआ है कि ब्रिटिश राज के टाइम पे जो इंडियन सोल्जर्स ने अपने सेक्रीफाइसेस दिए थे, अपना बलिदान दिया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, उनको रिकॉग्नाइज ब्रिटेन ने कभी नहीं किया। फाइनली एक्नॉलेज किया है कि हाँ, हमने वाकई में प्रिजुडाइज दिखाया था इंडियन सोल्जर्स के अगेंस्ट में, कि हम फेवर करते थे ब्रिटिश सोल्जर्स को, जबकि लड़ते हमारे लिए इंडियंस भी थे, बट उनको हम रेस के बेसिस पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सामना करवाते थे। उसके लिए सॉरी बोला उन्होंने फाइनली। तो ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इतना सा ही था। आगे आइडिया पेज पे देखें। आइडिया पेज पे हमारे सामने है कोपिंग विद कोविड। इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल लेंगे, जो आपको पता है ही, रिवीजन हो जाएगा। दूसरा ये आर्टिकल अ कोर्ट इन क्राइसिस, इस आर्टिकल में दुष्यंत दवे जी ने अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट की फंक्शनिंग के ऊपर कुछ सवाल उठाए हैं और एक रिक्वेस्ट की है जो न्यू जॉइनिंग CJI ऑफ इंडिया है उनसे, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस आर्टिकल को हम फर्स्ट आर्टिकल के साथ में कनेक्ट करके देखेंगे। फिर ये तीसरा जो आर्टिकल है आइडिया पेज का, लेटिंग डाउन लिबर्टी, इसमें CJI बोबडे जी को ज़बरदस्त तरीके से क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। रेखा शर्मा जी ज़्यादा ही कुछ नाराज़ लग रही हैं, तो इसमें से देख लेंगे। वैसे तो कुछ आंसर लिखने में काम नहीं आएगा, बट कुछ चीज़ें हैं जो हम जानेंगे इस आर्टिकल के थ्रू, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को बार बार रिकॉल कर रहे हैं। आर्टिकल 21, आर्टिकल 370, आर्टिकल 32, केसेस तो बहुत सारे हैं, PIL, इनके बारे में तो थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेंगे, जानेंगे इस आर्टिकल को भी। तो आर्टिकल्स तो बहुत हैं, पर टॉपिक हमारे पास में सामने केवल 3 हैं। 3 में से एक तो हो गया कोविड-19 का टॉपिक, बाकी एक हो गया जो जुडिशरी का फंक्शनिंग है उससे रिलेटेड, और एक टॉपिक हो गया इकोनॉमी से रिलेटेड। 3 टॉपिक है, सीधे देख लेते हैं एक एक को। फर्स्ट आर्टिकल है फेयरवेल एंड वेलकम। फेयरवेल तो हो गया S.A. बोबडे जी का, जो कि 17 महीने तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे और इनके टाइम पे पूरा टाइम मैक्सिमम कोविड-19 के क्राइसिस का सामना ही करना पड़ता रहा है। इनके टाइम पे ये बता रहे हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो होनी चाहिए थी, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कर देनी चाहिए थी, पर वो अनडन रही, नहीं हो पाई। सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पे नवंबर 2019 में ज्वाइन किया था। आप देखोगे कि इनके टाइम पे ऑलमोस्ट फुल कोर्ट था जब इन्होंने ज्वाइन किया था ना, जब इनके प्रेडिसेसर जो थे, इनके जो पूर्वज थे, इनके पहले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जस्टिस गोगोई, तो उनके टाइम पर लगभग फुल स्ट्रेंथ थी सुप्रीम कोर्ट की। और आज सुप्रीम कोर्ट के पास में भी वैकेंसीज़ हैं, तो दूसरी तरफ हाई कोर्ट्स में भी वैकेंसीज़ लगातार हैं। इन्होंने अपने खुद के पूरे टेन्योर में कॉलेजियम के बेसिस पे गवर्नमेंट को रिकमेंडेशंस ही नहीं भेजी, और लास्ट में आते आते फिर उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश भी की, तो 2 इनके जो कलीग्स थे उन्होंने अपनी तरफ से सिग्नल नहीं दिया, मतलब अपने एक्सप्रेशंस को रिजर्व रख लिया कि भाई हम नहीं चाहते कि कोई अपॉइंटमेंट हो। तो ऐसे में इनके 17 महीने के टेन्योर में कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुई, ठीक है। पर हाँ, इन्होंने जो काम किया
उस काम के अंदर एक तो चीज़ उठ गई ये कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी तक एक भी वुमेन नहीं बनी है इंडिया में। तो इसके लिए इन्होंने जो स्टेटमेंट दिए वो स्टेटमेंट ये थे कि कैपेबल लोगों को ही, कैपेबल इंडिविजुअल को ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पोस्ट पे आना चाहिए। तो ऐसे में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज निकल के आ गई थी वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के, बहुत सारे मुद्दे, हमने भी एक आर्टिकल डिस्कस किया था, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें इनका टेन्योर जब शुरू होता है तो बहुत सारे मुद्दे ऐसे थे जिनको मतलब ये देखो क्रिटिसिज्म लगातार होता रहा है कि पिछले 4 जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, मतलब जब से NJAC का जो मुद्दा ख़त्म हुआ है, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया JS खेहर हुआ करते थे, उसके बाद में बोला जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पोस्ट पर अपॉइंट हुए हैं वो चीफ जस्टिस जो है वो कहीं ना कहीं वीकर थे, या फिर उन्होंने जुडिशरी का जो पावर है उसको कहीं ना कहीं वीक करने का काम किया। बेसिकली हम ये लिख नहीं सकते हैं, ये ऐसा बोला जाता है, क्रिटिसिज्म हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर के अब दूसरी बात आप देखोगे, सबरीमाला इशू के ऊपर जब जजमेंट देना था कि वुमेन की एंट्री होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए सबरीमाला टेम्पल में, तो 9 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी इन्होंने अपनी तरफ से लगाई। इसके अलावा मुस्लिम और पारसी वुमेन के अगेंस्ट में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, रिलीजियस भेदभाव का सामना करना पड़ता है, उसके लिए भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे कि कुछ ऐसे मुद्दे भी थे, जैसे पेंडेमिक का मुद्दा था, उसमें शुरुआत में अपनी तरफ से क्रूशियल इंटरवेंशन किया था, 2020 की बात बता रहे हैं, बट उसके बाद में फिर धीरे धीरे वो उस टाइम पर इंटरवेंशन का वजह क्या थी कि बच्चों को मिड डे मील खाना मिलता रहे, क्योंकि स्कूल नहीं जाने की वजह से जो गरीब परिवारों के बच्चे हैं उनका न्यूट्रिशियस जो बेनिफिट उनको मिलता है मिड डे मील स्कीम के थ्रू, उनको खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं, उसकी वजह से उनका बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। पढ़ाई का तो हुआ ही है, हेल्थ वाइज भी बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा आप देखोगे ओवर क्राउडेड जेल्स बहुत ज़्यादा, ठीक है, और ऑक्यूपेंसी बहुत ज़्यादा है जेल्स की, उनको रिलीज़ करने के लिए अपनी तरफ से बात बोली, स्कूल्स को बंद करवाने की बात बोली। तो ओवरऑल क्या है, अपनी तरफ से देखो एक जज का जो टेन्योर रहता है उसके अंदर उन्होंने अपनी तरफ से काम किया, बट दूसरी तरफ क्रिटिसिज्म इनका बहुत सारा किया जा रहा है, वो हम लास्ट आर्टिकल में देखेंगे, राइट। इसके अलावा इन्होंने जो अनप्रेसिडेंटेड वे में, मतलब अभी तक जिस तरीके से लोगों ने काम नहीं किया या जैसी परिस्थितियां नहीं देखी प्रीवियस जो भी CJIs थे, उससे भी ज़्यादा मुश्किलों का टाइम निकला सोशली और इकोनॉमिकली। आज पेंडेमिक की वजह से देखो कितना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाई कोर्ट्स की अगर बात करें तो हाई कोर्ट्स ने तो देखो सरकारों को बहुत ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी याद दिलाई कि भाई आपकी जिम्मेदारी है करनी पड़ेगी, बट यहाँ पर चीफ जो एडिटर हैं यहाँ पर वो थोड़े से नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की कोशिश नहीं की। अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो कॉलेजियम सिस्टम जो काम करता है उसने भी अपनी ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो बोबडे जी हैं उनके टाइम पे कोई रिकमेंडेशन नहीं दी। अब 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पे NV रमन्ना वो आज हमारे प्रेसिडेंट के सामने शपथ लेंगे, तो देखने वाली बात यह है कि आने वाले टाइम पे अब वो कैसे परफॉर्म करते हैं, क्योंकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट पे सवाल बहुत सारे उठाए जा चुके हैं, ठीक है। सरकार और सुप्रीम कोर्ट का जो रिलेशन है उस पर भी बहुत सवाल है। देखो वैसे तो पावर सेपरेशन का मतलब क्या है, एक ही काम होता है क्या कि केवल और केवल एक दूसरे की लेग पुलिंग हो, टांग खिंचाई हो, दोनों में कोई कॉम्बिनेशन भी तो हो सकता है ना। तो आपको अपनी तरफ से जब भी आंसर राइटिंग लिखो तो करंट जो सुप्रीम कोर्ट और एग्जीक्यूटिव के बीच, मतलब जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में जो कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है वो बहुत अच्छा है। बट दूसरी तरफ क्रिटिसिज्म में इसी पॉइंट को आप लिख सकते हो कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जहां पर सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ाई नहीं बरती, ठीक है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर वाला जो मुद्दा आर्टिकल 370 जिसको एब्रोगेट कर दिया गया था। दूसरी तरफ आप देखोगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात करें, तीसरी है इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करें, इन मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बहुत सारे सवाल उठे हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की जब बात आती है तो गार्जियन कौन है भाई कॉन्स्टिट्यूशन का, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ही अगर कहीं ना कहीं वीकर अगर परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा तो वो चिंता की बात है। तो यही चीज़ यहाँ पर एडिटर बोल रहे हैं कि बोले ये जो प्रॉब्लम है अभी तक भी कुछ केसेस अभी तक भी पेंडिंग में, उनको अब देखने वाली बात है। अब देखते हैं आने वाले जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस रमन्ना, उनका वेलकम कर रहे हैं कि हाँ आओ देखो आप इन सारे मुद्दों को। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है कोर्ट इन क्राइसिस। आर्टिकल की हेडिंग से ही समझ में आ गया होगा आपको कि ये भी नाराज़ ही हैं सुप्रीम कोर्ट से। देखते हैं।
24 अप्रैल को आज जैसे एन.वी. रमन्ना आप देखोगे अपनी ओथ लेंगे, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद जी के सामने, और जस्टिस रमन्ना बोलेंगे क्या अपनी ओथ के अंदर, वो अपनी तरफ से गॉड या सोलमली अफर्म अपनी तरफ से करेंगे कि भाई मैं पूरे होश और आवास में शपथ लेता हूँ क्या, टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिगेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय लॉ स्टैब्लिश्ड। मतलब इसमें क्या हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन के लिए वो अपनी शपथ लेंगे, अपना डेडिकेशन के लिए तैयार हैं। दूसरा, टू अपहोल्ड सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, इंडिया को संप्रभु बनाए रखना। दैट मीन्स कि बाहर से कोई ताकत हमारे ऊपर कोई रूल नहीं करेगी और इंडिया को एकदम एक साथ बना करके रखना, ये ड्यूटी, ये शपथ लेंगे। इसके अलावा फेथफुली रहेंगे जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे जजमेंट्स वो दे सकें। दूसरा, इसमें जो कीवर्ड है वो आप देखो साथ साथ में, ठीक है, नॉलेज भी अच्छे, अपनी नॉलेज में मतलब प्रॉपर डिलीवरी देंगे, सारे जो जजमेंट्स हैं, इलविल नहीं होगी, ना कोई फेवर होगा, ना कोई अफेक्शन होगा, ना कोई इलविल होगी, ना किसी को फेवर करेंगे, मतलब अनबायस्ड मैनर में काम करेंगे, ना कोई अफेक्शन, किसी से लगाव नहीं, ना कोई इलविल, किसी से दुश्मनी नहीं, और कॉन्स्टिट्यूशन और जितने भी कानून हैं उनको अपहोल्ड करने की कोशिश करेंगे, उनके लिए काम करेंगे ये पूरी, ठीक है। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजों के तौर पे अगर देखा जाए तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, ये इक्वल्स में सबसे आगे हैं, ठीक है, सब जितने भी जजेज हैं उनमें, सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं उनमें सबसे आगे ये आ जाते हैं, क्योंकि इनके हाथ में कुछ इंपॉर्टेंट पावर्स भी है। वो पावर्स हम देखेंगे क्या क्या पावर्स हैं। तो यहाँ पर ये जो वर्ड है ना, विदाउट फियर एंड फेवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी का डर भी नहीं होगा तो किसी की हेल्प भी नहीं करेंगे। और आर्टिकल 50 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 4 DPSP, उसमें हम क्या देखते हैं कि पावर सेपरेशन की बात की गई है। तो उसमें स्टेटमेंट क्या है, द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट। तो जब भी कभी सरकार चलाने की बात आएगी तो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव दोनों से एक दूसरे से सेपरेटेड रहेंगे, ये बात कही हुई है आर्टिकल 50 के अंडर में, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, उसके अंडर में। जब ये आर्टिकल 50 इंट्रोड्यूस किया गया था तब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक एक्सपर्ट थे जिनका नाम था KT शाह। उन्होंने ये कहा कि मुझे डर है कि ये जो सेपरेशन है जुडिशरी का और एग्जीक्यूटिव का, ये बोलो बहुत चिंता का कारण बन जाएगा आने वाले टाइम पे। तो ऐसे में उन्होंने दिसंबर 10, 1948 को एक अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया, बोले कि इस आर्टिकल में चेंज करो, क्योंकि सेपरेशन ऑफ द पावर बिटवीन प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द स्टेट, प्रिंसिपल ऑर्गन का मतलब हो गया 3 ऑर्गन्स हैं। डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, डेमोक्रेसी के 3 मेन पिलर्स, एक तो जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, इन तीनों के बीच में अगर आप सेपरेशन रखोगे तो बड़ी बड़ी चिंता की बात है, ये तो डर की बात आने वाले टाइम पे। इनके डर के पीछे की वजह कि अगर जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में कोई लेन देन ही नहीं है, एकदम सेपरेटेड रहेंगे, तो ऐसे में तो आप देखो कि जुडिशरी में को आपने बिल्कुल एक जो चीफ जस्टिस होंगे उनका एक मतलब पर्सनल एम्बिशन के तौर पे वो काम कर सकते हैं, अपनी खुद की प्रिविलेजेस को वो कभी भी कैसे भी यूज़ करेंगे। तो ऐसे में तो सरकार को या पूरे देश को चलाने में जुडिशरी सारी पावर अपने हाथ में ले लेगी, ठीक है, ये डर था इनका। तो इन्होंने ये कहा है, बोले ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें बहुत सही तरीके से इनके बीच में कॉम्बिनेशन सेट करने की ज़रूरत है। तो बेसिकली ये इनका डर जो था KT शाह जी का, ये तो हो गया गलत साबित, क्योंकि फिर अमेंडमेंट भी नहीं पास हुआ था। और सीधी सी बात है, सेपरेशन ऑफ पावर कितना इंपॉर्टेंट आज भी हम देखते हैं। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर अगर कुछ भी गड़बड़ करते हैं तो उस पर अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना, क्योंकि अगर कोई लॉ है या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है उसके चलते अगर पब्लिक को परेशानी है तो पब्लिक कहाँ जाएगी, आप ये बताओ, अपने खुद के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जुडिशरी के पास ही जाएगी ना। तो ऐसे में पावर सेपरेशन होना ज़रूरी है। बट फिर भी इन्होंने अपना डर बताया, और एक डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर डर की बात ही पूरी खुल के कोई नहीं बोलेगा तो काम कैसे चलेगा। फिर नेक्स्ट जो एक्सपर्ट थे वो थे सिब्बन लाल सक्सेना। उन्होंने ये कहा असेंबली के टाइम पे कि हम कितनी मतलब एमिनेंट अथॉरिटीज़ इतनी सारी यहाँ पर बैठी हैं, तो अगर आज के टाइम पे, उस टाइम की बात करें, उस टाइम पे ब्रिटिश एरा चल रहा था ना, बोला हाई कोर्ट जो है ना वो इंडिपेंडेंट नहीं हुआ करते थे, क्योंकि वहाँ पर जो ब्रिटिश सरकार चाहती थी उसी तरीके के वर्डिक्ट दे देती थी वो। तभी तो हमने डेमोक्रेटिक वे के अंदर जो पावर सेपरेशन वाला कॉन्सेप्ट था वो अडॉप्ट किया। तो इसी के चलते हमने सिब्बन लाल सक्सेना जी ने क्या कहा कि बोले आज के बाद में फ्यूचर में कभी भी कोई ये नहीं कह सकेगा कि इंडियन जुडिशरी के ऊपर एग्जीक्यूटिव की पूरी लगाम है।
तो ऐसे में फिर सुप्रीम कोर्ट को हम इंडिपेंडेंट कंसिडर करेंगे, इंडिपेंडेंट ही हमें मिलेगा। दूसरी तरफ अगर हम देखें, जब ये इंडिपेंडेंस की बात करें, सेपरेशन की बात करें जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के, तो उस बात को लेकर के हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी, उन्होंने ये कहा कि बोले सेपरेशन ऑफ पावर की अगर आप बात करते हो तो ये तो फॉरगॉन कंक्लूजन है। दैट मीन्स कि आज सेपरेशन की अगर हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो उसका मतलब तो ये हो गया कि एग्जीक्यूटिव का कुछ लेन देन रहने वाला है जुडिशरी का। तो यहां पर B.R. अम्बेडकर जी ने थोड़ी सी गलती कर दी बोलते टाइम पे, वो ये कि जुडिशरी ज़्यादातर केसेस अगर सेटल करती है ना, तो बोले सिटीजन टू सिटीजन केस होते हैं, सिटीजन और सिटीजन्स के बीच के केसेस होते हैं। बट रियलिटी क्या है आज की, एक ज़्यादातर केसेस में जितने भी केस हायर जुडिशरी में पेंडिंग है, उनमें गवर्नमेंट का मोर और लेस इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। तो इस चीज़ को लेकर के बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट बहुत दूर की बात रहेगी जब भी जुडिशरी की फंक्शनरी की बात आएगी, क्योंकि जुडिशरी सिटीजन्स के रिलेटेड ज़्यादा कंटेंट को टैकल करने वाली है बजाय कि सिटीजन एंड गवर्नमेंट। बट ये चीज़ को यहाँ पर राइटर बिल्कुल डिस्कार्ड कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि रियलिटी क्या है। आज आपके पता है कि जुडिशरी में जितने भी केसेस पेंडिंग है या जितने भी केसेस चल रहे हैं, उनमें से ज़्यादातर केसेस तो ऐसे हैं जिनमें गवर्नमेंट का डायरेक्ट इंटरेस्ट कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, जो कि पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस ज़्यादातर हैं। ओके, आगे राइटर ये बोलना चाह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इक्वल्स में फर्स्ट है, मतलब जितने भी जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनमें सबसे पहला नाम उनका आता है। और साथ में इनके पास में कुछ सिग्निफिकेंट पावर्स भी दी हुई है, जैसे कि मास्टर ऑफ रोस्टर, कि कौन सा केस किस बेंच के पास में जाएगा, ये डिसाइड भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से करते हैं। इसके अलावा इनकी पोजीशन को और ज़्यादा सवाल में या और ज़्यादा अपनी पोजीशन को डिसाइडिंग करने के अंदर, मतलब कि हाँ डिसाइसिव मैनर में अपने आप को असर्ट करने में, कि हाँ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बहुत पावरफुल हैं अपने इक्वल्स में, तो उसकी बात तब क्लियर हो जाती है जब कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2018 आया था। और उस केस में चीफ जस्टिस थे उस टाइम पे दीपक मिश्रा जी, तो उन्होंने उस केस को खुद से ही प्रिजाइड किया। जबकि आप देखोगे ये क्या है, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना और जुडिशरी में रिफॉर्म लेकर के आना, और वो केस फिर जुडिशरी में ही जाता है। तो क्या जुडिशरी वहाँ पर रिफॉर्म लाने देगी? और वो भी तब जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में ही वो मुद्दा उठ करके आ रहा है। तो क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने ही अगेंस्ट में कोई वर्डिक्ट देंगे? तो ऐसे में बहुत सारी आप कह सकते हो सीरियस रेपरकशंस निकल के आए हैं, सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस निकल के आ रहे हैं, कि जहां पर जुडिशरी में खुद में रिफॉर्म लाने की बात आए, उस टाइम पर जुडिशरी के अंदर ही प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं। तो एक और क्राइसिस का कारण। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की हम बात करते हैं कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए हमारे यहाँ पर जुडिशरी है, कि कहीं पर भी अपने डोमेन को क्रॉस करके लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव कोई भी फंक्शन करते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन या कानून को कोई भी बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में जुडिशरी बीच में आ जाएगी और इंडिविजुअल्स के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए काम करती रहेगी। ठीक है, आज 1 बिलियन से भी ज़्यादा पॉपुलेशन है इंडिया की, 1.3 बिलियन पॉपुलेशन है। तो यहाँ पर एक जेंटल रिमाइंडर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई जुडिशरी जो है ना, आज डेमोक्रेसी के 3 जो की पिलर्स है, उनको पावर कहाँ से मिल रही है? तो उसके लिए एक बार प्रीएम्बल का आप कोटेशन पढ़ो, वी द पीपल ऑफ इंडिया, और लास्ट में आते आते क्या बोलते हैं, एनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इन तीनों की पिलर्स को पावर कहाँ से मिल रही है? जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो जनता के लिए उनको काम करना होगा। ठीक है, फिर राइटर बोल रहे हैं कि जब ऐसे बोबडे जी चीफ जस्टिस जब बने थे, तब मैंने उस टाइम पे एक आर्टिकल लिखा था इंडियन एक्सप्रेस में ही 2019 में ही। तब मैंने कुछ आशाएं बताई थी, कुछ डर बताए थे, बोले डर मेरे सही साबित हो गए, आशाएं बिल्कुल वैनिश हो गई, ख़त्म हो गई। ठीक है, क्योंकि जो फंडामेंटल चैलेंजेस जुडिशरी के सामने थे, जो मुश्किलें थीं, वो लगातार चलती आ रही हैं। और वो भी क्या, एक तो मिलियंस ऑफ पेंडिंग केसेस कितने ड्यू बचे हैं, जजेस की जो क्वालिटी है, उनके डिसीजन की जो क्वालिटी है, उनमें इंप्रूवमेंट आना, ऑर्गेनाइजेशनल इशू जुडिशरी में रिफॉर्म्स लाना, वो नहीं आ रही, इंटेग्रिटी और इम्पार्शलिटी ऑफ द जजेस
कि जजेस का जो खुद का फंक्शनरी है उसमें क्वेश्चन बहुत सारे उठ रहे हैं, इम्पार्शियलिटी देखने को नहीं मिल रही है, जो हमने देखा था ना विदाउट फियर एंड फेवर, वो कंटेंट हमें कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो यहाँ पर अर्जेंट अटेंशन की रिक्वायरमेंट थी और है, और यही चीज़ कहीं ना कहीं अभी जस्टिस रमन्ना के सामने भी है, ठीक है ना। देखो अभी जस्टिस जो है ना वो एल्यूडिंग है कॉमन मैन से, कहने का मतलब बहुत दूर निकल चुकी है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा अभी फंक्शंस को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। न्यू चीफ जस्टिस की बात अगर करें तो उनको अपने एक्शंस को रिव्यू करना पड़ेगा जो ऑलरेडी लिए जा चुके हैं उनके प्रेडिसेसर्स के द्वारा, उनके जो पूर्वज हैं उनके द्वारा, और या फिर खुद को फ्री बनाने की ज़रूरत है, बायसनेस को रिमूव करने की ज़रूरत है। NJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जजमेंट जो आया था उसमें उस टाइम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते थे JS खेर, ये जजेस केस 4th जजेस केस के नाम से भी जाना जाता है, NJAC वाला 2015 का केस है। उसमें उन्होंने बोला था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है ना वो एक तरीके से आप देखोगे पैटर फैमिलिया है। पैटर फैमिलिया का मतलब हो गया कि एक घर, एक फैमिली उसके हेड है, मतलब गृह स्वामी है, तो ऐसे में उनको जुडिशरी के अपनी खुद के पेट्रोनेज में लिया हुआ है तो उनकी ड्यूटी बनती है, ठीक है ना। तो हमें कहीं ना कहीं इसी चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी यही चीज़ें आ रही थी कि डिस्ट्रस्ट नहीं करने की ज़रूरत है जुडिशरी को, बट राइटर यहाँ पे थोड़ा रेडिकल जा रहे हैं, बोलो जुडिशरी पे डिस्ट्रस्ट करने का एक मौका मिलता चलता जा रहा है जो हमारे काम का है नहीं। पॉइंट इतना सही है, जुडिशरी को कुछ इंप्रूवमेंट करने, कभी भी जुडिशरी के फंक्शनिंग से रिलेटेड कोई मुद्दा आए तो ये चीज़ें आप बता सकते हो। अब थोड़ा सा और अब हम देख लेते हैं, हाँ यहाँ पर ये चीज़ थोड़ा सा यहाँ छोड़ दिया था, ये देख सकते हो आर्टिकल 124 क्या है, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड ही है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का शुरू हो जाता है पोर्शन यहाँ से, आर्टिकल 124 से लेकर के आर्टिकल 147 तक जुडिशरी के बारे में, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड ही हम पोर्शन के बारे में स्टडी करते हैं, जिसमें आर्टिकल 124 तो क्या कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट होगा हमारे देश के लिए। दूसरा आर्टिकल 129 कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स बोला जाता है। आर्टिकल 143 जिसमें हम देखते हैं जो एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है, जिसमें प्रेसिडेंट को अगर कोई भी एडवाइस लेनी होगी तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास में मुद्दा भेज करके एडवाइस ले सकते हैं। ऐसे में ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, क्योंकि आर्टिकल 143 से रिलेटेड प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया हुआ है। तो बोला ये जो डाउट्स थे ये कहीं ना कहीं करेक्ट करने के लिए अम्बेडकर जी ने बोला, क्या बोला था कि भाई सेपरेशन ऑफ पावर के लिए आप इतना चिंता में मत आओ, क्योंकि गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में केसेस बहुत कम होंगे। बट क्या हुआ रियलिटी, केसेस गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में बहुत सारे पेंडिंग पड़े हैं जुडिशरी के सामने। आगे चलते हैं दूसरे आर्टिकल की तरफ। इस आर्टिकल में भी ऐसे बॉब्डे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऐसे बॉब्डे, उनको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, जिसमें ये बोल रहे हैं कि जुडिशरी इसमें तो बहुत ही ज़्यादा नाराज़गी आ रही है। जुडिशरी की फंक्शन, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा है बरीड फैदम डीप, मतलब इसको गाड़ दो। अरे हद हो गई, ऐसा थोड़ा ना होता है। आर्टिकल 370 की अगर बात करें, आर्टिकल 370 की अगर बात करें, इस आर्टिकल में बोला जा रहा है कि 17 महीने का इनका टेन्योर रहा, वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। बोले एक तो आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हो गया, उसके ऊपर कितने ही पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगी, इनके ऊपर कोई नज़र ही नहीं डाली गई। दूसरा आप देखोगे अयोध्या डिस्प्यूट के ऊपर जो जस्टिस गोगोई ने अपनी तरफ से वर्डिक्ट दिया था, उस पर भी बहुत सारी पिटीशंस, बहुत सारी क्वेश्चंस उठाए गए हैं, उन पर भी अटेंशन नहीं दी गई है, मतलब केवल शिकायतें हैं इसमें, ठीक है। लॉकडाउन के चलते कितनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, कितनी ही पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस लगाई गई, उन पर भी कोई अटेंशन नहीं दिया गया। तो कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनमें ये बात की जा रही है। एक तो ये आर्टिकल 21, ठीक है, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, ठीक है, उसके लिए बातचीत हो रही है, जैसे हम देख रहे हैं राइट टू लाइफ, बोला उसको भी कहीं ना कहीं चीफ जस्टिस ने अपनी तरफ से, जो अभी माइग्रेंट वर्कर्स को जो ये आर्टिकल 21 के अंडर में जो राइट मिला हुआ, उसको बहुत ज़्यादा एक तरीके से उनको मिल ही नहीं पाया, उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा। दूसरी की तरफ आर्टिकल 32 जिसमें पिटीशन की बात की रिट ज्यूरिसडिक्शन आती है सुप्रीम कोर्ट के अंडर में, और ये एक फंडामेंटल राइट भी है कि फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए रेमेडीज़ अवेलेबल हैं इसमें, ठीक है। तो उसमें भी कहीं ना कहीं पार्शियल बिहेवियर देखने को मिला कि जब हाथरस में एक 19 साल की दलित लड़की के साथ में गैंग रेप होता है और उसकी लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी लाइफ को कवरेज देने के लिए कोई
न्यूज़ एडिटर या फिर कोई रिपोर्टर जाता है तो उसको रोक लिया जाता है, उनको अंडर अरेस्ट कर लिया जाता है। सिद्दीकी कप्पन की बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ उसी आर्टिकल 32 में बायसनेस दिखाया जाता है कि जब टीवी एंकर अर्नब गोस्वामी को जल्दी से जल्दी एक बेल दिलाने की बात की जाती है। तो ऐसे में देखो बड़ी रेडिकल एग्जाम्पल दिए हुए हैं, बट थोड़ा सा जान लो भाई आप भी, ठीक है। आर्टिकल 32 को वैसे तो हमने देखा है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने इस आर्टिकल को क्या बोला, द हार्ट एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारे संविधान की आत्मा है। आर्टिकल 370 की बात ऑलरेडी हमने कर ही ली है। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर नाराज़गी दिखाई जा रही है। तो आप केवल क्रिटिसिज्म आए तो थोड़ा सा देख लो, बाकी तो देखो इस आर्टिकल को हम इतना रेडिकल वे के अंदर जुडिशरी को क्रिटिसाइज करें चलेगा नहीं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कोपिंग विद कोविड। इस आर्टिकल को लिखा है विक्रम पटेल के द्वारा। पटेल साहब ये बोल रहे हैं कि अभी मतलब ऐसा लगता है कि एक मूवी की बात कर रहे हैं, ग्राउंड होग डे, ठीक है। उसमें यूँ लगता है कि एक जाल से निकलते हो दूसरे जाल में फंसते चले जाते हो, और वही चीज़ कहीं ना कहीं अभी हम फील कर रहे हैं कि पिछले साल एक आशा थी कि वैक्सीन आ जाएगा, कोविड-19 कंट्रोल हो जाएगा, तो ऐसे में 2021 तो कम से कम अच्छा जाएगा। पर रियलिटी क्या है, 2021 से निकले और 2020 से निकले, 2021 में घुसते ही क्या हो गया, सेकंड वेव आ गई, और वो भी इतनी खतरनाक कि समझ में ही नहीं आ रहा कि पिछली साल हमने क्या किया था फिर जब इतना ही बुरा हाल होना था। लॉकडाउन पिछली बार हमने लगाया, लॉकडाउन से भी हमने कितनी कुछ लर्निंग ली, मास्क पहनना सीखा, कोविड बिहेवियर हमने लर्न किया। आज वो चीज़ें हमने बिल्कुल मिस कर दी कि बड़ी बड़ी जो रिलीजियस गैदरिंग है वो हो रही हैं, लोगों ने खुद की प्रोटेक्शन को बिल्कुल ताक पे रख दिया, बिल्कुल इग्नोर करना शुरू कर दिया। जो हमने कैसे जैसे करके एक गेन लिया था कि कैसे भी करके इस बीमारी पे कंट्रोल पाया जाए, उसको भी हम खोते चले जा रहे हैं। वो भी सारी का सारा एक्सपीरियंस जो है वो स्क्वेंडर्ड है। दैट मीन्स वी हैव लॉस्ट दैट, वी आर वेस्टिंग दैट एक्सपीरियंस। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे नॉइंग चारों तरफ, मतलब कि हर तरफ कहीं ना कहीं आप डर की एक भावना देख सकते हो, चारों तरफ डर का है कि एक तरफ बीमारी है, डिजीज़ है, तो दूसरी तरफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रोकना पड़ता है इस डिजीज़ को रोकने में, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रोकोगे तो लाइवलीहुड क्राइसिस में चला जाएगा। तो आज सोसाइटी में इम्पोर्टेंटली अगर हम देखें तो आप देख सकते हो कि जो परेशानी है वो इतनी है कि हम 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो जो डेली वेजेस अर्नर हैं, जो डेली अपना खुद का काम करते हैं, मतलब ताज़ा कमाना और ताज़ा खाना, उन लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा, स्कूल में जो बच्चे पढ़ पाते थे या फिर वो जाकर के अपनी खुद की एजुकेशन के साथ में न्यूट्रिशियस मील लेते थे ICDS के अंडर में, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के अंडर में, तो वो भी कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। एक तो पढ़ाई गई और दूसरी तरफ उनका खाना भी गया। और तीसरी तरफ अगर आप देखो कि घरों पे जो मदर्स हैं, माताएं हैं, या फिर वो लोग जो कि दूसरी कोई बीमारी से पीड़ित हैं, उनको टाइम पे दवाइयाँ ना मिलना, हेल्थ केयर फैसिलिटी अवेल ना होना, ये तीनों वल्नरेबल केसेस हैं। आप इसको केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो GS पेपर 4 के अकॉर्डिंग, ठीक है। और साथ में आप देख सकते हो कि इस आर्टिकल को आप GS पेपर 1 और 2 से भी आप इसको कनेक्ट कर पाओगे। वो कैसे? सिंपल सी बात है, सोसाइटी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे कि सोसाइटी में हमारे यहाँ पर वल्नरेबल सेक्शंस कौन कौन से हैं, ठीक है। एक तो डेली वेजेस वाले बात हो गई, एक जो छोटे बच्चे हैं उनकी बात हो गई, एजुकेशन को लेकर के, न्यूट्रिशियस फूड को लेकर के, और तीसरी मदर्स और जो बीमार लोग हैं वो, ठीक है। दूसरा आप इसको कनेक्ट कर सकते हो कि हमें क्या काम करने की ज़रूरत है जिससे कि ये हमारा देश में जो आज हेल्थ इशू है उसको टैकल कर सकते हैं। तो हेल्थ वाला पॉइंट आ गया, तो आप इसको GS पेपर 2 से। और फिर बात आ गई कि आपके पास में कोई सजेशन पूछे, कोई केस स्टडी आ जाए कि भाई आप एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेटर हो, क्या करोगे, या फिर कोई आपको इंडिविजुअल सिटीजन कंसिडर करे, तो फिर आप अपनी सोसाइटी को कैसे आप बनाओगे, क्या करोगे इस केस में, कोविड-19 के हालात में। तो उसके लिए आपको केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके पास में सॉल्यूशंस अवेलेबल है। तो राइटर यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि 2008 में जो अमेरिका में क्राइसिस आया था ना, वर्किंग एज के सामने कितने सारे चैलेंजेस थे। एक तरफ महंगाई बढ़ रही है तो दूसरी तरफ
इनकम है ही नहीं। तो वही चीज़ कहीं ना कहीं वही डर का एक पूरा का पूरा इशू हमारे सामने बना हुआ है। देखो वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज़ का अलग अलग अप्रोच है, जिसमें बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने जो कदम उठाए हैं, जिसमें 1.9 ट्रिलियन डॉलर का बूस्ट इन्फ्यूज़न किया जाएगा इकोनॉमी में। उसके लिए 3 महीने तक लोगों के अकाउंट में सीधा कैश ट्रांसफ़र का अरेंजमेंट किया गया है। तो सीधा सही बात है, इससे हमें भी तो लर्न करना पड़ेगा ना। आज बच्चों को, टीचर्स को, स्कूल गोइंग टीचर्स को और उनके पेरेंट्स को आप देखो तो वैक्सीनेशन में प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर स्कूल्स टाइम पे नहीं खुली, एजुकेशन सिस्टम प्रॉपर वे में नहीं कंडक्ट होने लगा, तो फिर बाद में इसके रेपरकशंस लंबे दिखेंगे। क्योंकि ये 2 साल में पढ़ाई का जो लॉस हुआ है ना, इस पर्टिकुलर टाइम पे जो पूरे बैचेस निकल रहे हैं, उन बच्चों के हाल आप देखो कि एजुकेशन में वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। वो मतलब बिल्कुल ही एकदम लेथार्जिक मोड में चले गए हैं, ढीले पड़ गए हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करें, वैक्सीनेशन अच्छे से कर दो। क्लासरूम्स का जो अरेंजमेंट है वो ऐसा होना चाहिए, या तो ओपन डोर हो, बिल्कुल खुले में दूर दूर बिठा करके करो, या फिर जो क्लासरूम्स है वो वेल वेंटिलेटेड हो। दैट मीन्स हवा आराम से पास हो सके। ऐसे नहीं कि बीमारी वहाँ पर ट्रैप हो जाए और बच्चों को भी वहाँ पर ट्रैप कर ले। तो यहाँ पर सीधी सी बात एक तो क्या आ गई कि जो डेली वेजर्स हैं उनके लिए कहीं ना कहीं एक विजनरी लेजिस्लेशन आना चाहिए, कानून ऐसा हो जिससे कि उनकी रोजी रोटी पे मार ना पड़े। क्योंकि अब धीरे धीरे केसेस बढ़ रहे हैं, तो अलग अलग एरियाज में स्ट्रिक्ट लॉकडाउन्स, कर्फ्यूज ये अप्लाई किए जा रहे हैं, तो बहुत मुश्किल हो गई। दूसरा, स्कूल में जाने वाले बच्चों की प्रॉब्लम है, तो उसको सॉर्ट आउट करने का तरीका भी बता दिया। तीसरा, हमारे सामने जो वल्नरेबल सेक्शन था वो थी मदर्स एंड जो इल पेरेंट्स हैं, इल इंडिविजुअल्स हैं जिन्हें बहुत सारे एलिमेंट्स का मतलब बहुत सारा बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर एमरजेंसी क्लिनिकल सर्विसेज को ओपन रखने की ज़रूरत है कि कहीं पर किसी को भी कोई ऑलरेडी कोई दूसरी बीमारी है तो वो जाकर के अपना ट्रीटमेंट ले सके। तो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर के पास में अपॉर्चुनिटी है कि वो नेशनल मिशन में अपना रोल प्ले कर सकें। पर वही बात है, प्राइवेट सेक्टर वाले तो कितने रिपोर्ट आप देख रहे हो ना, हर मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बिल बना दो, कैसे भी करके ऐंठ लो रुपए, पैसा कमाने का टाइम है, मार्केट खुल गया उनका, ये चल रहा है। तो एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम किया जा सकता है, जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर के साथ में मिलके काम करें। ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज कि हर एक इंसान को, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करे, किसी भी क्लास से बिलोंग करे, उन सबको हेल्थ कवरेज पूरा मिले अगर कोई हेल्थ इशू आता है तो देखो बहुत मुश्किलें हैं, कोविड-19 केसेस लगातार चल रहे हैं, लाइवलीहुड और लाइव दोनों के बीच में बहुत बड़ा असमंजस चल रहा है, बहुत मुश्किलें हैं, पता नहीं कितना टाइम और लगेगा। पर अगर सही तरीके से अगर चलेंगे तो 2 से 3 महीने में हम इस पूरी इस वेव पे कंट्रोल पा सकते हैं। और इसी के लिए कहीं ना कहीं हमें पिछले जो लॉकडाउन के टाइम पे जो हमने एक्सपीरियंस किया, उन लर्निंग्स को अब अप्लाई करने की ज़रूरत है। क्योंकि पिछली बार वल्नरेबल सेक्शन को जितना भी फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए थी लॉकडाउन के टाइम पे, उसमें हम फेल हुए थे एब्जेक्टली। दैट मीन्स कि हम बहुत बुरे, एब्सोल्युटली मिजरेबल कंडीशंस में चली गई थी वो सारी सोसाइटी में। आप देखो कितना परेशानी, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, आपकी फैमिली में भी कितनी मुश्किलें रही होंगी। एग्जैक्टली वही चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है। तो अभी पॉलिटिकल लीडर्स को भी कहीं ना कहीं जेनरोसिटी दिखाने की ज़रूरत है। भाई कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो आप सेटलमेंट करो ना। आप क्यों पॉलिटिकल इश्यूज को उठा करके एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रहे हो? कोलैबोरेशन कर सकते हो, एक जेन्युइन कंपैशन शो कर सकते हो, जेनरोसिटी दिखा सकते हो कि हाँ हम वाकई में साथ में आकर के समाज के कल्याण के लिए काम करना चाहते हैं। ठीक है ना? तो ये चीज़ कहीं ना कहीं डिफरेंसेस को साइड में रखने की ज़रूरत है। और आज सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो है कोरोना, तो उसके लिए फाइट करने की ज़रूरत है। देखो जब ये धूल बैठे ना, जो आज आंधी आई हुई है कोरोना की, जब ये धूल बैठे ना तो हम ये हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए, देखो डैमेज तो होगा पर कोशिश ये हो कि डैमेज कम से कम हो। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है इकोनॉमी अलर्ट। इस आर्टिकल को आप जीएस पेपर 3 से कनेक्ट कर सकते हो, बट इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो लॉन्ग टर्म में आप आंसर राइटिंग में काम कर सको, क्योंकि कोविड-19 केसेस बढ़ रहे हैं। हो क्या रहा है, इंडियन इकोनॉमी को फिर से झटका लगने वाला है, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स ने अपने अपने तरीके से केसेस को देखते हुए रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर दी हैं। अगर हम देखें जो नोमुरा की अपना खुद का इंडेक्स है, जिसको बोलते हैं नोमुराज इंडियन बिजनेस रिजम्पशन इंडेक्स, उसकी अगर रैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें
तो अप्रैल 18 को इसका वैल्यू आ रहा था 83.8, जो कि पिछले महीने में ही 99.3 स्कोर पे चल रहा था। और 83.8 के नियर बाई अगर स्कोर देखें तो वो अक्टूबर 25 को 2020 में मिला था। तो कहने का मतलब अक्टूबर में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का स्टेटस था एग्जैक्टली उस स्टेटस पे हम आ गए हैं। एक तो ये बात हो गई कि हाँ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वाकई में रुक चुकी हैं, कम हो रही है। दूसरा, जो केयर रेटिंग्स हैं, जो रेटिंग प्रोवाइड करती है ना इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें फिच ने अपनी तरफ से इंडिया को BBB नेगेटिव कैटेगरी में डाला हुआ है कि अभी भी कहीं ना कहीं कंसर्न्स कंटिन्यू है। ठीक है, दूसरी तरफ से RBI ने भी अपनी टारगेट्स में क्या कहा है कि भाई हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो 10.5% रहने वाली है। ठीक है, जो कि 10.7 से 10.9 तक रखा था। तो कहने का मतलब ये है कि हर तरीके से, हर एक पॉइंट से हम अगर देखें कि कहीं ना कहीं इकोनॉमी डिक्लाइन कर रही है। तो आज आप देखो इकोनॉमी डिक्लाइन कर रही है। ऑलरेडी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अकोमोडेटिव स्टांस लिए हुए हैं, रेपो रेट को 4% पे फिक्स किया हुआ है, अभी बढ़ाने का कोई मूड नहीं है। और रही सही में अब कोविड-19 की सेकंड वेव बढ़ती चली जा रही है, तो और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे ब्रेक लगेगा तो चिंता और बढ़ने वाली है। तो इकोनॉमिक स्ट्रेस में हम ऑलरेडी हैं, तो रही सही में और बढ़ने के चांसेस बन रहे हैं। तो यहाँ पर मेन चीज़ क्या है कि देखो सब चीज़ें अपनी अपनी जगह हैं, पर कम से कम बेसिक एमिनिटीज़ की जो ज़रूरत है ना, रोटी, कपड़ा और मकान, कम से कम रोटी तो आप एटलीस्ट अवेलेबल करा ही दो। कम से कम लोग मरे तो नहीं, भूखे तो ना मरे। ठीक है, फिच ने जो दिया है वो मैंने आपको बता दिया, सॉवरेन रेटिंग्स कि हाँ इन्वेस्टमेंट कितना किया जा सकता है इंडिया में, तो वो भी BBB नेगेटिव पे रखा हुआ है। तो वो भी कहीं ना कहीं वार्निंग ही है। ये बात ठीक है कि कल हमने देखा था कि फर्स्ट क्वार्टर में इंडिया की ग्रोथ रेट अभी 2021-22 में लगभग 26% रहने वाली है। तो 26% के पीछे वजह क्या है? वीक बेस इफेक्ट है, क्योंकि पिछले साल इसी क्वार्टर में हमारी ग्रोथ रेट की बजाय हम कॉन्ट्रैक्ट कर गए थे 23.9% से, और अब की बार अगर 2-3% ग्रो भी करते हैं तो ओवरऑल डिफरेंस कितना हो गया जी? देखो आप, 26 क्या कई % हो जाएंगे। तो बेस इफेक्ट बहुत वीक है। ठीक है, तो ऐसे में अगर इस साल में कुछ इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाई भी देती है हमारी इकोनॉमी में, क्योंकि देखो लॉकडाउन के लिए तो मना कर दिया, ठीक है, कि हम पूरे देश में लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। अब तो स्टेट गवर्नमेंट्स को ये कह दिया कि भाई आप अपने स्टेट की सिचुएशन देखो और लॉकडाउन अप्लाई करो, या फिर जो भी रेगुलेशंस आप लगाना चाहते हो जिससे कि कंटेक्ट मिनिमम हो और इस वायरस का स्प्रेड रोका जा सके। ठीक है, तो उसी चीज़ को ध्यान में रख करके बोला। देखो गवर्नमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अभी है कि सभी लेवल के लोगों को रिलीफ प्रोवाइड की जाए, अवेलेबिलिटी इंश्योर की जाए बेसिक मेडिकल सप्लाईज की, और वैक्सीनेशन प्रोग्राम को और ज़्यादा स्पीड अप करने की ज़रूरत है। ठीक है, और जज वाला जो पोर्शन था ना, जज वाला, वो तो जुडिशरी वाला पोर्शन है ही। मैंने आपको बताया था कि आप थोड़ा सा सिलेबस को देख लो तो अपने आप ही बहुत सारे आर्टिकल्स तो समझ में आ जाएंगे कि किससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो GS पेपर 2 में है जुडिशरी की फंक्शनिंग। ठीक है, उससे कनेक्ट कर दोगे जुडिशरी वाला जो शुरू में हमने पूरा पोर्शन डिस्कस किया। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।